हेलो एवरीवन, आई एम बरखा वत्स एंड आई वेलकम यू ऑल टू लॉ इन लेयर्स। आज का हमारा टॉपिक हिंदू मैरिज एक्ट का लास्ट टॉपिक रहने वाला है, जिसमें हम पनिशमेंट का सेक्शन पढ़ेंगे और कुछ इंपॉर्टेंट सेक्शंस पढ़ेंगे जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले स्टार्ट करते हैं पनिशमेंट। सेक्शन नंबर 16 तक हम लास्ट वीडियो में कवर कर चुके हैं। इस वीडियो को स्टार्ट करने से पहले एक छोटा सा ओवरव्यू ले लेते हैं। सबसे पहले आता है सेक्शन नंबर 5, जिसमें कंडीशंस दे रखी है एक वैलिड मैरिज की। सेक्शन नंबर 6 है नहीं। सेक्शन नंबर 7 बताता है कि शादी के लिए क्या क्या सेरेमनीज परफॉर्म करनी होती हैं। सेक्शन नंबर 8 बताता है कि जो आपने शादी परफॉर्म करी है उसको रजिस्टर करा लीजिए, रजिस्ट्रेशन। सेक्शन नंबर 9 बताता है रेस्टिट्यूशन ऑफ कॉन्जुगल राइट की, कि अगर आप बिना किसी वैलिड रीज़न के अपने पार्टनर को उसके मैरिटल ऑब्लिगेशन से, उसके राइट से अलग कर देते हैं तो वो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में केस फाइल कर सकता है फॉर द रेस्टिट्यूशन ऑफ कॉन्जुगल राइट। सेक्शन नंबर 10 बताता है जुडिशियल सेपरेशन के बारे में, कि आप बिना डाइवोर्स करे भी एक रिलीफ ले सकते हैं जिसमें हस्बैंड एंड वाइफ अलग रहना स्टार्ट कर देते हैं, लेकिन वो हस्बैंड एंड वाइफ ही कहलाएंगे। सेक्शन नंबर 11 बात करता है वॉइड मैरिजेस की एंड 12 बात करता है वॉइडेबल मैरिज की। सेक्शन नंबर 13 आपको बताता है ग्राउंड्स फॉर डाइवोर्स। इसी में 13A एंड 13B आते हैं। 13A बात करता है ऑल्टरनेट रिलीफ की। 13B बात करता है म्यूचुअल कंसेंट डाइवोर्स की। ये तीनों ही आपके ग्राउंड्स ऑफ डाइवोर्स में आ जाते हैं। सेक्शन नंबर 14 बात करता है कि आप कब हाई कोर्ट में आप पिटीशन फाइल कर सकते हैं, कि आपको अगर 1 साल से पहले डाइवोर्स चाहिए तो आप हाई कोर्ट के अंदर डायरेक्ट पिटीशन फाइल करिए, और उसमें अगर कोर्ट सेटिस्फाई हो जाता है आपके रीज़न से तो वो 1 साल से पहले आपको डाइवोर्स के मतलब अप्लाई करने देंगे, वरना डाइवोर्स के लिए 1 ईयर का टाइम होता है। उसके बाद 6 मंथ हो जाता है म्यूचुअल डाइवोर्स में एक कूलिंग पीरियड देने के लिए। तो ये हाई कोर्ट में। 15 बात करता है व्हेन टू री मैरी अगेन, आप दोबारा शादी कब कर सकते हैं। 16 बात करता है लेजिटिमेसी के बारे में। यहाँ तक हम पढ़ चुके हैं। ये सारे ही सेक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू के लिए, इसलिए मैंने ये सारे सेक्शन आपको लाइन वाइज पढ़ाए हैं। अब हम जा रहे हैं सेक्शन नंबर 17, 18 में, जो कि पनिशमेंट की बात करता है। उसके अलावा जो हम सेक्शन पढ़ रहे हैं वो मिसलेनियस सेक्शन है जो इंपॉर्टेंट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू के लिए। सबसे पहले स्टार्ट करते हैं पनिशमेंट की। सेक्शन नंबर 17 बताता है पनिशमेंट फॉर बाइगैमी। साफ साफ बात बोली गई है कि हिंदू मैरिज जो होती है वो मोनोगैमस होनी चाहिए, मतलब बाइगैमी आपकी हिंदू मैरिज में अलाउड ही नहीं है। ये हमने कंडीशन में भी पहली वाली कंडीशन यही बात कर रही थी कि बाइगैमी नहीं होनी चाहिए। अगर सेकेंड मैरिज आप ड्यूरिंग द लाइफ टाइम ऑफ द प्रीवियस वाइफ या प्रीवियस हस्बैंड के करते हैं तो वो शादी वॉइड कंसिडर की जाती है। ये हमने सेक्शन नंबर 11 में पढ़ा था। इसके लिए जो आपका बेयर एक्ट बताता है वो बताता है आईपीसी का सेक्शन नंबर 494 एंड 495, आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। अब बीएनएस आ चुकी है तो बीएनएस के अकॉर्डिंगली भी जा सकता है, ठीक है। तो बीएनएस में जो सेक्शन दिए हुए हैं उसमें भी केस फाइल कर सकते हैं, क्योंकि अब बीएनएस लागू हो चुका है। तो अर्लियर आईपीसी का 494 एंड 495 के अंदर पनिशमेंट दे रखी थी, जिसमें बात करता है कि अगर 494 बात करता है कि अगर दोनों आप जब शादी कर रहे हैं एंड वाइफ इज़ अवेयर अबाउट योर प्रीवियस मैरिज तो 7 ईयर। अगर वाइफ को अवेयरनेस होती ही नहीं, आप कंसीलमेंट करते हैं पहली शादी की और आप दूसरी शादी कर लेते हैं, सेकेंड वाइफ को पता ही नहीं है कि आप पहले से शादीशुदा हैं, तो 10 ईयर्स की पनिशमेंट हो जाती है। हमें पता है कि हिंदू मैरिज एक्ट किस पे लगता है, तो हिंदू मैरिज एक्ट लगता है हिंदूज, बुद्धिस्ट, जैन, सिख। ये हम पढ़ चुके हैं सेक्शन नंबर 2 के अकॉर्डिंगली हिंदू मैरिज एक्ट में। बहुत इंपॉर्टेंट केस है सरला मुदगल वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया। इस केस में क्या हुआ था, सेकेंड मैरिज ड्यूरिंग द सब्सिस्टेंस ऑफ द फर्स्ट मैरिज की गई थी, तो बोला गया था वो ऐसी टाइप ऑफ मैरिज जो होती है वो वॉइड मैरिज होती है। और अगर आप कन्वर्जन कर लेते हैं अनदर रिलीजन को तो उससे भी आपकी पहली मैरिज डिसॉल्व नहीं होगी। ये बहुत इंपॉर्टेंट केस है, बहुत ही लीडिंग जजमेंट है। नाउ लेट्स मूव टू द नेक्स्ट सेक्शन, सेक्शन नंबर 18। सेक्शन नंबर 18 बात करता है पनिशमेंट फॉर द कॉन्ट्रोवेंशन ऑफ सर्टेन कंडीशंस। अगर आप यहाँ पे हम पिछले वाले सेक्शन में 17 में पढ़ के आए हैं कि अगर आपने बाइगैमी करी तो क्या पनिशमेंट होगी। सेक्शन नंबर 18 बोलता है कि कुछ कंडीशंस हैं, कुछ सेक्शंस के अंदर हमने बातें करी हैं, अगर आप उन कंडीशंस को फुलफिल नहीं करते हैं। कहाँ बातें करिए, कंडीशंस कहाँ दे रखी है, सेक्शन नंबर 5 में। तो सेक्शन नंबर 5 की कुछ कंडीशंस अगर आप फुलफिल नहीं करते हैं तो आपको पनिशमेंट हो सकती है। सेक्शन नंबर 5 में क्या कंडीशंस थी अगर याद हो तो, पहला कह रहा था बाइगैमी नहीं होनी चाहिए।
सेकंड कह रहा था मेंटल के रिगार्डिंग कि उसकी इंसैनिटी नहीं होना चाहिए। थर्ड बात करता है एज की। फोर्थ बात कर रहा था प्रोहिबिटेड एंड फिफ्थ बात कर रहा था सपिंदा। सेक्शन नंबर 5 में ये 5 कंडीशन गिवन है, तो उन्हीं कंडीशन की पनिशमेंट की बात करता है सेक्शन नंबर 18। बाइगैमी की बात हो चुकी है 17 में। अब हम बात कर रहे हैं कॉन्ट्रवेंशन ऑफ द सेक्शन 5 क्लॉज 3। इसमें बताया गया है कि अगर ब्राइड ग्रूम की जो एज है, ठीक है, क्या एज होती है, ब्राइड के लिए 18 साल और ग्रूम के लिए 21 साल। अगर आप इससे पहले बच्चे की शादी कर देते हैं तो आपको 2 साल तक की सज़ा हो सकती है और 1 लाख तक का फाइन हो सकता है। अब बात करते हैं इसी में, अगर आप 5-4 एंड 5-5 की, जिसमें आप बात कर रहे हैं प्रोहिबिटेड डिग्रीज एंड सपिंदास, अगर आपकी शादी प्रोहिबिटेड डिग्री या सपिंदास में हो जाती है जो कि आपके कस्टम परमिट नहीं करते हैं, अगर आपके कस्टम परमिट कर रहे हैं तो वैलिड मैरिज है वो, लेकिन अगर आपके कस्टम परमिट नहीं करते हैं प्रोहिबिटेड डिग्री एंड सपिंदास में शादी करना, तो सिंपल इम्प्रिजनमेंट होती है 1 मंथ तक की, एक्सटेंडेड 1 मंथ है, एंड फाइन होता है 1000 का या बोथ। ठीक है, ये हो गया। अब नाउ वी आर मूविंग टू द नेक्स्ट सेक्शन, सेक्शन नंबर 19, जो बात करता है जुरिडिक्शन की। तो हिंदू मैरिज एक्ट के अंदर अगर आपको पिटीशन फाइल करनी है रिगार्डिंग डाइवोर्स, रिगार्डिंग कॉन्जुगल राइट, किसी भी चीज़ के लिए, ठीक है, पनिशमेंट दिलवाने के लिए, किसी भी चीज़ के लिए अगर आपको पिटीशन फाइल करनी है तो वो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, फैमिली कोर्ट में जाती है, कि जहाँ की लोकल लिमिट्स के रिगार्डिंग, जहाँ पे मैरिज हुई हो, जहाँ पे रिस्पोंडेंट रहता हो एट द टाइम ऑफ पिटीशन, पार्टीज दोनों साथ में रही हो, अगर वाइफ पिटिशनर है तो वो जहाँ पे रह रही है ऑन द पिटिशन डेट, रिस्पोंडेंट इज आउटसाइड इंडिया और नॉट हर्ड ऑफ वेयर पिटिशनर रिजाइड, अगर रिस्पोंडेंट आउटसाइड द इंडिया है तो जहाँ पिटिशनर रिजाइड करती है वहाँ भी फाइन वो केस को, पिटिशन को फाइल कर सकती है। नाउ वी आर मूविंग टूवर्ड सम इम्पॉर्टेंट सेक्शंस जो पेपर के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। मेंटेनेंस पेंडेड लाइट एंड एक्सपेंसेस ऑफ प्रोसीडिंग। सी, पेंडेड लाइट का मतलब होता है ड्यूरिंग द लिटिगेशन। ड्यूरिंग द लिटिगेशन क्या मेंटेनेंस मिलता है या नहीं मिलता है, ये बात करता है सेक्शन नंबर 24। सेक्शन नंबर 24 कहता है कि फाइनेंशियल सपोर्ट देना होता है स्पाउस को, जिसके पास कोई भी इंडिपेंडेंट इनकम सोर्स नहीं है, उसको सपोर्ट देना है और लिटिगेशन के एक्सपेंसेस पे करने हैं। फॉर एग्जाम्पल, ए ने केस फाइल किया है बी के अगेंस्ट फॉर द डाइवोर्स, और जो बी है उसके पास कोई भी सोर्स नहीं है जहाँ से वो पैसा ला सके, इनकम सोर्स नहीं है, तो इस टाइम पे जो भी लिटिगेशन का कॉस्ट होगा वो ए ही पे करेगा। फॉर क्लेमिंग, अगर किसी को भी सेक्शन नंबर 24 में मेंटेनेंस चाहिए तो उसके अंदर सबसे पहली बात होती है कि जो पिटीशन है वो पेंडिंग होनी चाहिए हिंदू मैरिज एक्ट में, किसी भी चीज़ के लिए हो सकती है, रेस्टिट्यूशन ऑफ कॉन्जुगल राइट, सेपरेशन, डाइवोर्स, किसी भी चीज़ के लिए। ईदर स्पाउस, हस्बैंड और वाइफ कैन अप्लाई, दोनों में से कोई भी अप्लाई कर सकता है, ये किसी भी उसके लिए लिमिटेड नहीं है कि सिर्फ फीमेल ही करेगी या मेल ही करेगा। एप्लीकेंट है वो प्रूव करेगा कि उसके पास एक्सपेंसेस नहीं करने का है, उसके पास इनकम सोर्सेज नहीं है, रिस्पोंडेंट के पास सफिशिएंट मींस नहीं है, तो ये सारी चीज़ें उसको प्रूव करनी होगी, तब जाके उसको मेंटेनेंस मिलेगी। कोर्ट जो होता है वो मंथली मेंटेनेंस अलाउंस दे सकता है या फिर प्रोसीडिंग की 1 टाइम और पीरियोडिकली पेमेंट कर सकता है, जो प्रोसीडिंग की कोर्ट फी लग रही है, डॉक्यूमेंट्स की फीस लग रही है, वो सारी चीज़ें। कोर्ट ऐसी जजमेंट देने से पहले, ऐसी ऑर्डर देने से पहले इनकम एंड प्रॉपर्टी देखेगा दोनों पार्टी की, स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग देखेगा और स्पाउस का नीड देखेगा कि उसकी क्या नीड्स है। सेक्शन नंबर 25 बहुत इंपॉर्टेंट सेक्शन है क्योंकि ये बात करता है परमानेंट एलिमनी का एंड मेंटेनेंस का। सेक्शन नंबर 25 कहता है कि परमानेंट फाइनेंशियल सपोर्ट स्पाउस के लिए आफ्टर द डिक्री ऑफ डाइवोर्स, जुडिशियल सेपरेशन, रेस्टिट्यूशन ऑफ कॉन्जुगल राइट, नलिटी ऑफ मैरिज दैट इज वॉइड एंड वॉइडेबल। ठीक है, सेक्शन नंबर 24 में क्या होता है, सेक्शन नंबर 24 में आपको टेम्पररी वाले टाइम के लिए, प्रोसीडिंग चल रही है उस टाइम के लिए मेंटेनेंस दी जा रही है, लेकिन सेक्शन नंबर 25 जो है वो परमानेंट मेंटेनेंस ग्रांट करने की बात करता है, जो कि एक प्रोसीडिंग खत्म होने के बाद दी जाती है। ठीक है, डिक्री के टाइम पे या किसी भी टाइम बाद में जो कोर्ट ग्रांट करता है उसे हम बोल देते हैं, उसे पढ़ते हैं हम सेक्शन नंबर 25 में, परमानेंट एलिमनी में। सेक्शन नंबर 25 के लिए जो कंडीशन इंपॉर्टेंट है, पहली बात है कि स्पाउस, हस्बैंड एंड वाइफ में से कोई भी अप्लाई कर सकता है। ठीक है, हस्बैंड वाइफ से मांग सकता है, वाइफ हस्बैंड से मांग सकती है। कोर्ट या तो एक बारी में लमसम अमाउंट कह देगी या फिर मंथली कहा जाएगा, जैसे एक बारी में बोला कि 12-15 लाख रुपए दे दो, या फिर बोलेगी हर महीने 30,000 रुपीज़ दे दो। ये कोर्ट का डिस्क्रिप्शन है कि कोर्ट कैसे देती है। कोर्ट कभी भी परमानेंट एलिमनी देने से पहले प्रॉपर्टी देखी जाती है स्पाउस की,
पार्टीज़ का कंडक्ट देखा जाता है, उनकी सोशल स्टेटस, नीड एंड लाइबिलिटीज़ देखी जाती है कि उनके लिए क्या सोसाइटी में रहने का खर्चा कितना है, और उसके अकॉर्डिंगली एलिमनी का अमाउंट डिसाइड किया जाता है। एलिमनी का जो अमाउंट अगर मंथली चल रहा है, पीरियोडिकली चल रहा है या तो उस टाइम पे ये कब तक चलेगा? ये तब तक चलता है जब तक एप्लीकेंट जिंदा है। एप्लीकेंट या तो शादी नहीं कर लेता, हस्बैंड एंड वाइफ दोनों में से कोई भी। अगर शादी, जब वो दूसरी शादी कर लेंगे तो मेंटेनेंस खत्म हो जाएगा। वाइफ के लिए जब तक वो सोसाइटी में एक बहुत रिस्पेक्टेड पोजीशन पे है तब तक कोई इशू नहीं है। अगर उसके रिगार्डिंग कोई भी चीज़ें ऐसी पता चलती है कि वो मतलब सोसाइटी के अकॉर्डिंगली नहीं चल रही है, या कुछ भी उसके बारे में सोसाइटी में नेगेटिव कमेंट्स आ जाते हैं, नेगेटिव चीज़ें, इन्फॉर्मेशन पता लगती है, तो वो अपने आप ही मेंटेनेंस खो देगी। इन केस ऑफ हस्बैंड, अगर उसका सेक्सुअल रिलेशनशिप आउटसाइड दी शादी या आउटसाइड दी वेडलॉक है तो वो भी अपना मेंटेनेंस खो देता है। कोर्ट टाइम टू टाइम ऑल्टर कर सकता है, मॉडिफाई कर सकता है, या फिर कैंसल आउट कर सकता है अपने मेंटेनेंस को अकॉर्डिंग टू दी सर्कमस्टांसेस। ठीक है, नाउ वी आर मूविंग टूवर्ड सेक्शन नंबर 26। 26 सेक्शन बात करता है कस्टडी के बारे में। किसके बारे में? स्पेशली फॉर द चिल्ड्रन। 26 सेक्शन जो है वो दिया गया है चिल्ड्रन के लिए, जिसमें चिल्ड्रन की कस्टडी, चिल्ड्रन की मेंटेनेंस एंड चिल्ड्रन की एजुकेशन। ये सेक्शन बोलता है कि जो कोर्ट है उसके पास पावर होती है कि वो इंटरिम या परमानेंट ऑर्डर दे सकता है रिलेटिंग टू द कस्टडी, मेंटेनेंस एंड एजुकेशन ऑफ माइनर चिल्ड्रन। ठीक है, किस केस में? हस्बैंड वाइफ ने डाइवोर्स का केस फाइल किया है, जुडिशियल सेपरेशन है, रेस्टिट्यूशन है, कुछ भी है, उस टाइम पे जो बच्चा है उसका कोई नुकसान ना हो, उसके लिए कोई भी मेंटेनेंस, फॉर एग्जांपल बच्चे की स्कूल की फीस, बच्चे की ट्यूशन की फीस, उसके कपड़ों के खर्चा, उसका मेडिकल एक्सपेंसेस, ये सारी चीज़ें बच्चे के लिए भी मेंटेनेंस आती है। बच्चा किसके पास रहेगा, उसकी कस्टडी किसके पास जानी चाहिए, ये सारी चीज़ें डिसाइड करता है कोर्ट। ये इसके पीछे का ऑब्जेक्टिव मेन जो है वो है वेलफेयर ऑफ द चिल्ड्रन। ठीक है, ये एक बच्चे का जो इंटरेस्ट है दैट इज ओनली दी पैरामाउंट कंसिडरेशन। बच्चे का बेनिफिट होना चाहिए, बच्चे को दिमाग में रखते हुए जो बच्चे की अपब्रिंगिंग अच्छे से कर सकता है, जो सोसाइटी में उसको बहुत अच्छे से पढ़ाएगा, उसको अच्छा सा स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग देगा, उसकी हेल्थ का ध्यान रखेगा, उसको बच्चे की कस्टडी दे दी जाती है। 26 सेक्शन में जो इसेंशियल कंडीशंस हैं वो ये है कि ये ऑल दी प्रोसीडिंग्स में रहेगा, चाहे आप डाइवोर्स के लिए जा रहे हो, चाहे आप जुडिशियल सेपरेशन के लिए जा रहे हो, बच्चा जहाँ भी इन्वॉल्व हो रहा है वहाँ पे आप इस चीज़ के लिए अप्लाई कर सकते हैं। कोर्ट जो है वो कस्टडी ऑफ द माइनर चिल्ड्रन के लिए अप्लाई वो कर सकता है, इंटरिम ऑर्डर्स दे सकता है, परमानेंट ऑर्डर भी दे सकता है, ऐसा नहीं है इंटरिम ही देगा। मेंटेनेंस उसके बच्चे के, एजुकेशन नीड, उसकी हेल्थ की नीड, इन सब के लिए वो कोई भी ऑर्डर पास कर सकता है कोर्ट। कोर्ट जो होते हैं वो एट द टाइम ऑफ डिक्री या फिर कभी भी बाद में दे सकता है, जब कोर्ट का मन करे, कोर्ट के अपने पिटीशन के अकॉर्डिंगली वो कभी भी टाइम ऑर्डर पास कर सकता है। ऑर्डर तब तक वैलिड रहेगा जब तक कोर्ट या तो उसको मॉडिफाई नहीं करता या उसको सस्पेंड नहीं करता है। एक बार कोर्ट ने बोला कि बच्चे के लिए 30,000 रुपीज़ पर मंथ फादर पे करेगा, तो अगर कोर्ट चाहे तो उसको थोड़े टाइम बाद चेंज कर सकता है, उसको बढ़ा सकता है, क्योंकि बच्चे की एज के हिसाब से उसकी नीड बढ़ेगी, तो वो टाइम टू टाइम बदलता रहता है। ये जो मेंटेनेंस, जो कस्टडी होती है, ये मेंटेनेंस होता है, ये बच्चे की मेजॉरिटी तक उसे दिया जाता है। बच्चे का पैरामाउंट इंटरेस्ट ही इसमें चीज़ रहती है। वेलफेयर ऑफ द चाइल्ड जो होता है वो पैरामाउंट कंसिडरेशन रखा जाता है कि बच्चे का बेनिफिट होना चाहिए, उसको देख के सेक्शन नंबर 26 में कोर्ट जजमेंट पास करता है, ऑर्डर्स पास होता है। अब हम बात करते हैं लास्ट सेक्शन आज की वीडियो का, बहुत इंपॉर्टेंट सेक्शन है, सेक्शन नंबर 28। ये बात करता है अपील के बारे में। ये कहता है कि जो भी कोर्ट ने डिक्री पास करी है या ऑर्डर पास करी है, आप उसके अगेंस्ट, अगर आप उस चीज़ से खुश नहीं हैं, आप जस्टिफाइड नहीं है, तो आप अपील में जा सकते हैं। कितने दिनों में? 90 डेज में। 90 दिन है इसका लिमिटेशन पीरियड, उतने में आप अपील में जा सकते हैं। आप अपील किस केस के अगेंस्ट कर सकते हैं? आप सारे ही केस, ऑल दी डिक्रीज जो भी कोर्ट पास कर रहा है जिसमें ओरिजिनल सिविल जुरिडिक्शन है, आप उसके अगेंस्ट अपील कर सकते हैं। अपील कहाँ जाएगी? अपील विल गो टू द कोर्ट टू विच अपील ऑर्डिनरी लाई फॉर सच सिविल कोर्ट्स, जहाँ पे भी उसका एक नेक्स्ट स्टेप होता है वहाँ वो जाएगी। सेक्शन नंबर 25 एंड 26 इनके अगेंस्ट अगर अपील है, 25 बात करता है परमानेंट एलिमनी का एंड 26 बात करता है कस्टडी ऑफ चिल्ड्रन का। ये जो है, ये दोनों ही सेक्शन में जो अपील है वो इफ़ दे आर नॉट इंटरिम ऑर्डर्स देन ओनली दे विल बी एंटरटेन्ड।
ठीक है। अगर वो इंटरिम ऑर्डर्स नहीं है तो, अगर वो इंटरिम है तो उनको नहीं देखा जाता है। अपील गो टू द सेम एपिलेट कोर्ट एज फॉर द सिविल डिग्री इन केसेस में भी। अगर आप कॉस्ट के रिगार्डिंग अपील में जाना चाहते हैं तो नहीं, आप नहीं जा सकते हैं। 90 डेज में आपका मैक्सिमम इसके अलावा अगर आप एक्सटेंडेड पीरियड चाहे तो देखो आप कोर्ट को जस्टिफाई कर देते हैं कि कोई वैलिड रीज़न है तो वो अलग बात है, लेकिन लिमिटेशन पीरियड 90 डेज का दे रखा है फॉर दी अपील। आई थिंक आपको हिंदू मैरिज एक्ट समझ आया हो। आज हमारा हिंदू मैरिज एक्ट ख़त्म हो गया है। नेक्स्ट वीडियो में हम हिंदू लॉ का सेकेंड एक्ट स्टार्ट करने वाले हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच।